साथियों जय हिंद। मैं सुनील वर्नवाल सीजन अपने डेली करंट डोज यानी डीसीडी प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाबार्ड का नया अध्यक्ष कौन बना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है और यह भारत सरकार की ओर से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि संबंधी प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में जो अन्य आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे चाहे लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो या हस्तशिल्प से संबंधित या पशुपालन आदि, इन सब संदर्भों में कृषि मतलब जो ऋण दिया जाता है उस संदर्भ में एक कह सकते हैं सर्वोच्च निकाय है। कह सकते हैं कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के संदर्भ में यह सर्वोच्च संस्था है। तो साथियों हमें बताना है कि इसका जो अध्यक्ष है, नया अध्यक्ष, वह कौन है। तो हालांकि पुराने अध्यक्ष की बात करें तो हर्ष कुमार भानवाला थे। हर्ष कुमार तो ये अब नहीं रहे। अब जो इनकी जगह पे आए हैं उनका नाम है गोविंद चिंतलू राजुलू चिंतला, सॉरी गोविंद राजुलू चिंतला। तो ये हो गए हमारे वर्तमान में अध्यक्ष। कुछ नाबार्ड के संदर्भ में कुछ और भी बातें कर लेते हैं। जैसे कि नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, लेकिन ये स्थापना हुई कैसे। एक शिवरामन समिति एक गठित की गई थी। इस समिति के सुझाव पर इस नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को किया गया। साथियों महत्वपूर्ण यह है कि जो ये नाबार्ड है एक सांविधिक संस्थान है, अर्थात इसका जो गठन है संसद में एक कानून पास करके फिर किया गया था। ऐसा नहीं कि बस जैसे अपना अगर जानते हो नीति आयोग है, नीति आयोग के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, बल्कि उसे सरकार द्वारा ऐसे ही गठित किया गया। तो वह सांविधिक संस्थान नहीं है। योजना आयोग भी वैसे ही थी, लेकिन जो नाबार्ड है यह एक सांविधिक संस्थान है, अर्थात इसे बनाने के लिए, इसे गठन के लिए हमारी जो संसद से एक कानून पारित किया गया था। ठीक है। इसके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वह है हमारा मुंबई में। ओके। तो साथ ही हम इस प्रश्न से रिलेटेड जो फैक्ट है उनको लेते हैं। नाबार्ड का जो वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किया गया हुआ है गोविंद राजुलू, फुल फॉर्म में हो गया। थर्ड वन, इसका स्थापना कब की गई, 12 जुलाई 1982 किस समिति के सुझाव पर, तो शिवरामन समिति, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। और महत्वपूर्ण बात एक आपको हमने तीसरा बताया था, क्या कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में जो आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं, चाहे हस्तशिल्प हो या कुटीर उद्योग या अन्य जो भी गतिविधियां होती है, उनके संदर्भ में ऋण देने के लिए यह एक सर्वोच्च निकाय है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है कि हाल ही में या ऐसे कह लीजिए किसी देश ने कोरोना से संक्रमण के कारण जो मौतें हो रही है, उस मौतों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए जो अपना झंडा है उसे 3 दिन तक आधा झुकाने का फैसला किया है। तो सवाल क्या है कि कोई एक देश है, वहां पे लगातार जो मौतें हो रही हैं कोरोना संक्रमण के कारण, उसके प्रति संवेदनात्मक भाव रखते हुए अपने जो उसका झंडा है, जैसे अपने देश का तिरंगा झंडा है, ऐसे ही उस देश का अपना कोई झंडा है, उसे जो है 3 दिन तक आधा झुकाएगा। तो वो देश कौन सा है, वो है अमेरिका। साथियों हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये सवाल आएगा तो मुझे लग रहा कि अमेरिका दे देगा, चीन दे देगा, फिर आपका ब्राजील दे सकता है ना, और इटली दे सकता है, क्योंकि इटली छोटा सा देश है, यहाँ बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि यह अमेरिका के द्वारा किया जा रहा। एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं कि अभी तक जो है अमेरिका में 95,000 लोग मारे जा चुके हैं, यानी मर चुके हैं। किससे, इस अपने कोरोना से। सोचिए 9500 मतलब कि लगभग 1 लाख लोग कोरोना संक्रमण से अमेरिका में मर चुके हैं। आप सोच सकते हैं इसकी भयावहता को कि अमेरिका जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व करता है एक तरह से, चाहे वह तकनीक के मामले में हो, स्वास्थ्य सुविधा के मामले में हो, व्यापार के मामले में हो, आर्थिक गतिविधियों के मामले में, लेकिन सोचिए कि आज वहां पे लगभग 1 लाख लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। साथियों हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर जो कि तीसरा प्रश्न हमारा है
साथियों आपका साथियों हमारा तीसरा प्रश्न, दीदी वाहन सेवा। यहाँ एक वाहन की सेवा है और यह कहीं पे शुरू की गई, तो वह कहाँ शुरू की गई है? तो दरअसल दीदी वाहन सेवा जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन अगर हम लोग जानते हो तो ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाए जाते हैं, है ना। तो उसी के संदर्भ में जो महिलाएं हैं ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, उन्हें पे 2018 या 17 में एक योजना आई थी जिसके तहत उन्हें वाहन और इस तरह के परिवहन के संदर्भ में कुछ फैसिलिटी दी गई थी, वो परिवहन सुविधाएं चला सकती हैं। तो झाबुआ जिले में उस समय जो है ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं ने जो है बहुत सारे परिवहन के साधनों का विकास किया था। तो वही महिलाएं जो है इस एमपी के झाबुआ जिले में ये दीदी वाहन सेवा चला रही हैं, जिसके माध्यम से वह लोगों को फ्री ऑफ कास्ट परिवहन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संदर्भ में जो भी कास्ट आ रहा है, यानी जो लागत आ रही है, उसका पूरा वहन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं, जो उनकी संस्था है। ओके, अर्थात इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सरकार का बिल्कुल भी नहीं है। और साथियों महत्वपूर्ण बात हो सकता है कि हमारे जो बिहार उत्तर प्रदेश के चाहे जुडिशरी के एग्जाम वाले हो या पीसीएस आर हो, जो भी, तो हो सकता है कि उसके लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन हमारे जो एमपी के मित्र हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो जिस राज्य के होते हैं वहां पे पूछे जाते हैं। तो हमारे एमपी के दोस्त इस पर जरूर फोकस करेंगे। तो हमारा चौथा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये पहली बार जो है अभी 21 मई, इसी जो 21 मई 2020 है, इस 2020 की 21 मई को यह पहला अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है, इसकी सिफारिश भारत ने आज के 4 साल पहले एफएओ की मीटिंग में जो है आज के 4 साल पहले भारत ने की थी। इस अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस को 21 मई के रूप में मनाने के लिए भारत की सिफारिश पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत ने सिफारिश की थी 4 साल पहले, उसको यूएनओ की महासभा ने अप्रूव किया और 21 मई की डेट निर्धारित की गई। तो साथियों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाए जाने का कारण क्या है। वैसे पीटी के फैक्ट से पीटी के की जानकारी के संदर्भ में तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण है कि जो यूएनओ का कहना है, यूएन महासभा का कहना है कि जो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाए जाने का अप्रूवल इसलिए दिया गया है कि ताकि जो है जो चाय का पूरा उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ता है, अर्थात चाय की पूरी इकोनॉमी ग्रामीण इकोनॉमी होती है और यह जो है ग्रामीण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। इसीलिए यूएन महासभा का यहाँ तक कहना है कि जो 2030 के लिए एक सतत विकास लक्ष्य रखा गया है, उसको पाने में भी यह अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस का मनाया जाना महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। तो इसे हम मेंस के संदर्भ में कहीं भी लिख सकते हैं, जब अगर आएगा कि किस तरह से आर्थिक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है या उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा, तो वहां पर एक पॉइंट आप ये दे सकते हैं कि हाल ही में यूएनओ ने जो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस को 21 मई को मनाने का निर्णय लिया है, उसकी भी एक भूमिका हो सकती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को उन्नयन किया जाना। ओके, इसके संदर्भ में कुछ और बात करते हैं। या खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बातें। इसका मुख्यालय कहाँ है, अर्थात एफएओ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है रोम, इटली के रोम में। और दूसरा जो है इसका अध्यक्ष कौन है, क्यू डोंगयू, ये इसके अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय है एफएओ का। इतना सा ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप इसे थोड़ा कंसाइज कर लें कि वाकई में है क्या। तो साथियों अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के संदर्भ में जाने कि कब मनाया गया, 21 मई को। क्या यह पहला था? यस, यह पहला 2020 में जो मनाया गया वह पहला अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस था। और इसके मनाने के संदर्भ में बात निकल के आई थी एफएओ, तो एफएओ में जो है कि हाँ, एफएओ
कि जो 4 साल पहले मीटिंग हुई थी उसी में भारत ने इसकी सिफारिश की थी। तो इसलिए यहाँ पे हम एक बात और जान लेंगे कि यह किसकी सिफारिश पे ये दिवस मनाया जा रहा है 21 मई को, तो वह भारत है। नेक्स्ट वन, एफएओ की जो है मुख्यालय कहाँ है, तो रोम में है। और एफएओ का जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष है वह है क्यू डोंगयू। साथ ही साथ आपको हमने बताया कि यह 2030 के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में, यानी ग्रामीण विकास को एक तरह से प्रोत्साहित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, ऐसा यूएन महासभा का कहना है। एक और महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ती है साथियों, वो ये है कि इस 21 मई के पहले जो अब इस बार मनाया गया है, इससे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? 15 दिसंबर को। और इसे कौन मनाता था? तब सिर्फ जो है जो चाय का उत्पादन करने वाले देश हैं, जैसे भारत, श्रीलंका, कीनिया, बांग्लादेश आदि देश या चीन, इस तरह के देश सिर्फ तब मनाते थे। लेकिन अब जब 21 मई हो गया है तो इसे पूरा विश्व समाज मनाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, जो कि भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष कौन बना है। तो वर्तमान में जो भारतीय इस्पात संघ के जो अध्यक्ष थे, महत्वपूर्ण थे, वो टीवी नरेंद्रन थे। ये जो टीवी नरेंद्रन महोदय थे, यह टाटा स्टील कंपनी के एमडी थे। तो इन्होंने जो है अब इस्तीफा दे दिया है। तो अब वर्तमान में कौन बन गया है? वो है हमारे दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय इस्पात संघ के जो नए अध्यक्ष हो गए हैं, अब वो हो गए हैं दिलीप उम्मेन। साथियों, कभी कभी वनडे के एग्जाम में, पीसीएस में तो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रिपल एससी के एग्जाम में और बिहार की जुडिशरी में यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ एमपी के पीसीएस में भी यह एक प्रश्न बन सकता है कि भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 6वां प्रश्न हमारा, होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स। यह किताब एक किताब है और इसका लेखक कौन है? ओके, तो इसका लेखक की हम बात करते हैं तो माननीय रस्किन बॉन्ड महोदय। रस्किन बॉन्ड एक साहित्य जगत में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है और वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश के शिमला के आसपास रहते हैं। रस्किन बॉन्ड महोदय, ये साहित्य में इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उसी में एक जो महत्वपूर्ण किताब है वो है होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट एंड ट्रेन, जो कि हमारा प्रश्न है। और इस किताब को इन्होंने अभी लॉन्च किया है अपने 86वें जन्मदिन पर। कौन से जन्मदिन पर? 86वें जन्मदिन पर। तो ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं 86वां जन्मदिन, महत्वपूर्ण है कि ये जो किताब है होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट ट्रेन प्लेन, इस किताब के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। साथियों, महत्वपूर्ण इसके लिए ये है, हमें याद करने के लिए हम आपको बता दें कि बेसिकली इस किताब में उन्होंने अपने बचपन के समय में जो यात्राएं की है, ट्रेन से, प्लेन से, बोट से, तो उसी को इन्होंने एक एडवेंचरस रूप देते हुए लिखा है और उसका नाम फिर उन्होंने दे दिया माई एडवेंचरस बोट ट्रेन प्लेन। तो आपको याद रखने के लिए आसानी हो जाएगी। एक बूढ़ा आदमी 86 साल का है वो, और अपने बचपन की यादें जो यात्राएं की है उसको लिख रहा है। अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 7, विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में कंफ्यूज नहीं होना है। हम अपने लास्ट प्रश्न सेकेंड लास्ट में हमने वर्ल्ड बैंक से संबंधित जब बताया था कि भारत को विश्व बैंक द्वारा कुछ सहायता प्राप्त हुई है कोरोना यानी कोविड-19 से निपटने के लिए, तो उसी संदर्भ में आपको हमने बताया भी था कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। उस समय हमने बताया था आपको कि डेविड माल्पस थे, है ना। तो अध्यक्ष तो डेविड माल्पस हो गए। तो सवाल ये है कि जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है हमारे कार्मेन रेनहर्ट। कार्मेन रेनहर्ट। ये जो कार्मेन रेनहर्ट है, इनकी नई नियुक्ति की हुई है और यह डिप्टी, न सिर्फ इसके उपाध्यक्ष हैं बल्कि इसके जो है मुख्य अर्थशास्त्री भी हैं। अर्थात ये जो है 2 पद धारण करें, विश्व बैंक के उपाध्यक्ष और विश्व बैंक के अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहर्ट। सवाल यह है कि एक महत्वपूर्ण बात इनके संदर्भ में है कि ये पहले आईएमएफ के डिप्टी हुआ करते थे। क्या? डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे। ओके, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्मेन रेनहर्ट है, यह वैश्विक जगत में विशेषकर अर्थशास्त्री के रूप में इनका बड़ा नाम है और इनके बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ब्लॉग्स इनके लगातार प्रकाशित होते रहते हैं कार्मेन रेनहर्ट के। तो हम फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ। हालांकि हमने 3 दिन पहले की थी चर्चा, लेकिन फिर भी विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी,
स्थापना 1945 और इसका अध्यक्ष कौन है? फिर से आप बताते हैं, डेविड मालपस।